नमस्कार, आप देख रहे हैं आइब्स 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर संभाग के सभी जिले, राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति, उपायों और कोविड जांच की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सभी कलेक्टर, एसपी के साथ बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों के समन्वित प्रयास से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे संभलने लगी है। इस पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए अभी भी कड़ाई और सावधानी बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगों के जीवन रक्षा के लिए उन तमाम उपायों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बाहर से आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि 45 से अधिक आयु वर्ग के जिन लोगों ने वैक्सीन का प्रथम डोज लगवा लिया है, उन्हें निर्धारित समय में दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय मांगा। जवाब में सीएम ने भी इस मांग का स्वागत करते हुए वर्चुअल बैठक करने की सहमति दी है। साय ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में भाजपा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सीएम से चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच का समय मांगा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल शामिल रहेंगे। सीएम ने कहा कि उनके कार्यालय की ओर से ये बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि पहली बार कोरोना और वैक्सीन के संदर्भ में मुलाकात के लिए भाजपा ने सीएम से समय मांगा है। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, पहली बार समय मांगा और मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है, इसका मतलब यह है कि वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़े तमाम विषयों पर वो चर्चा के लिए तैयार है। अब आगे किस तरीके से ये वर्चुअल बैठक होगी? बिल्कुल, देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पत्र लिखकर यह मांग की थी कि हमें समय दिया जाए, और उन्होंने कल की समय, रविवार का दिन है, कल का समय 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का मांगा था कि कोई भी समय इस पर दिया जाए। लेकिन संभवतः बीजेपी के द्वारा यह समय जो है सीधे प्रत्यक्ष तौर पर मुलाकात की थी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि अभी चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों से उनकी बैठक जो है वर्चुअल ही चल रही है। और हम भी लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री जितने भी जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं या रोज जो वर्चुअल बैठक कर रहे हैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, सबसे वर्चुअल बैठक हो रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या भाजपा अब तैयार है कि नहीं तैयार है वर्चुअल बैठक को लेकर। चूंकि अभी जो लेटर लिखा गया था उसमें 4 लोगों के नाम बताए गए थे प्रतिनिधि मंडल के रूप में, अर्थात जो है वो सीएम हाउस जाकर ही सीएम से मुलाकात करना चाह रहे थे और जो कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में वो कुछ जानकारियां देना चाह रहे थे। हो सकता है कुछ सुझाव हो जिसको राज्य सरकार माने तो हो सकता है अच्छा हो। ये बीजेपी के पक्ष से ये सुझाव 4 लोग दिए रहे थे। इसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल थे। लेकिन कहीं न कहीं सीएम की तरफ से अभी ट्विटर में जानकारी आई है कि अब वो जो है वर्चुअल ही मुलाकात करेंगे। तो अब देखना होगा बीजेपी की तरफ से क्या वो तैयार है कि नहीं है। अभी चलिए, बैठक वर्चुअल होती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सीएम ने इस बात को स्वीकारा है कि लोकतंत्र की खूबी है कि पक्ष और विपक्ष आपस में चर्चा करे, संवाद करे। और अब चूंकि उन्होंने सहमति दी है तो आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने एक बार फिर खाद के दामों में बढ़ोतरी की है। 1150 रुपए की डीएपी प्रति बोरी अब 1900 रुपए में किसानों को मिलेगी। 1185 रुपए की एनपीके प्रति बोरी अब 1747 रुपए में मिलेगी। तो वहीं 850 रुपए की एमओपी बोरी अब 1000 रुपए में मिलेगी। खाद के दाम बढ़ने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने चिंता जताई है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री से रविंद्र चौबे ने खाद के दाम में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने का आग्रह किया है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। वही मामले में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि कोविड-19 के चलते सभी प्रकार के जीन्स के भाव में काफ़ी
फर्क पड़ा है और क्राइसिस की स्थिति है कि ऐसे में स्वाभाविक है इनके चलते सभी प्रकार के जींस के भाव में काफी फर्क पड़ा है और क्राइसिस की स्थिति है कि ऐसे में स्वाभाविक है कि खाद और उर्वरक के दाम बढ़ेंगे। वर्तमान स्थिति सभी के लिए चिंताजनक है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि उर्वरक के दाम बढ़ाकर हम किसान के ऊपर लोड देना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि लगातार खाद की कीमतों में केंद्र सरकार वृद्धि करने जा रही है। डीएपी की कीमत 1200 रुपया से 1900 रुपया प्रति बैग कर दिया गया है। एनपीके, मिश्रित खाद, पोटास और यूरिया जैसे भी फर्टिलाइजर अब लगभग 1.5 गुना और 2 गुना कीमत उसका बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय में जो खरीफ की तैयारी हो रही है उसमें किसानों को इस महंगाई का बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार का किसी प्रकार का कोई ऐसी कोई भावना नहीं है कि उर्वरक का दाम बढ़ा करके किसानों के ऊपर जो है हम लोड देना चाहते हैं, बल्कि हमारी सरकार ने एमएसपी भी काफ़ी बढ़ाया है और समय समय पे उनके लिए राहत का भी घोषणा हुआ है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। मामले पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण शराब दुकान बंद है, नतीजतन लोग दूसरे राज्यों से चोरी छिपे शराब ला रहे हैं। वहीं कई लोग स्प्रिट और दूसरी जहरीली दवा पी रहे हैं, जिससे उनकी जान भी जा रही है। लखमा ने कहा कि पिछले साल भी हमने शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की थी, एक बार फिर से ये प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में आबकारी विभाग की तैयारी चल रही है। बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी से आबकारी विभाग को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उपभोक्ता को होम डिलीवरी के लिए आबकारी विभाग की ओर से बनाए गए ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप से ऑर्डर देने पर अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी देना होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरा दारू बंद होने से दूसरा सेवन करके दूसरा दवा पी के बिलासपुर में बहुत लोग मरे, रायपुर में भी दुखद घटना घटी। इसलिए हमारा सरकार विचार कर रही है। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चालू किए थे, इसी प्रकार इस समय भी हम लोग हमारे सरकार ने विचार कर रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी होगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में आज से 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। रायपुर जिले में 8 केंद्र बनाए गए थे। रायपुर शहर में 3 सेंटर बनाए गए थे और तीनों केंद्रों पर 600 डोज भेजी गई थी, जिसमें से एपीएल, अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारियों के लिए 200 डोज निर्धारित की गई थी। सभी केंद्रों में 1 घंटे में ही 200 टोकन बंट गए और इस दौरान एपीएल कार्डधारी युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं जगदलपुर शहर में 3 केंद्र बनाए गए। यहाँ के तीनों केंद्रों में 110 टीके उपलब्ध कराए गए। कांकेर जिले में 7 विकासखंड में 1-1 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। इन टीकाकरण केंद्रों में 869 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं बेमेतरा के वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान व्यवस्था को लेकर युवाओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा शांत करवाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। कोरोना लहर के बीच रायपुर में वैक्सीनेशन पर संकट बना हुआ है। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज कम पड़ रही है। ये संकट पिछले 4-5 दिन से बना हुआ है। पड़ोसी जिलों से कुछ डोज लेकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर को भी कम करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक रायपुर में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। बेमेतरा, कवर्धा से कुछ हजार डोज मंगवाकर 2-3 दिनों में काम चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए रायपुर जिले के बहुत सारे ऐसे केंद्रों को बंद कर दिया गया है जहां 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा था। रायपुर सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पहली डोज के रूप में कोवैक्सीन जरूर उपलब्ध है, लेकिन जिन्हें पहला डोज कोविशील्ड का लगा था ऐसे लोगों के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज कम पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अभी से तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। उनके मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में संभावित तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।
पहली और दूसरी लहर में बुजुर्ग और युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इस लिहाज से उनके शरीर में कुछ हद तक एंटीबॉडी है, लेकिन बच्चे प्रतिरोधक क्षमता से वंचित रहेंगे। ऐसे में कोरोना वायरस बच्चों पर अटैक करेगा। दूसरी लहर में भी बच्चों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले हैं। इसमें तेज बुखार, दस्त, मुंह में छाले, शरीर पर चकत्ते और हृदय में भी विकार देखने को मिला है। अगर यही ट्रेंड रहा तो तीसरी लहर के दौरान बच्चों में लंग्स और किडनी की परेशानियां देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि थर्ड वेव अगर ज़्यादा आक्रामक हो तो हमें बच्चों के किसी भी अंग पे वो अटैक हो सकता है। दस्त और उल्टी होने से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चा उससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। हार्ट पे अटैक होने से मायोकार्डाइटिस हो जाता है, उससे भी बच्चा मुश्किल में पड़ सकता है। तो तैयारी तो पूरी रखनी होगी कि ये जो अभी 1 या 2% बच्चों को देखने के लिए मिल रहा, हो सकता है कि ये तीसरे वेव में ज़्यादा बच्चों को देखने के लिए मिले। फेफड़े के अलावा जो अन्य शरीर के अंग हैं, जैसे लिवर है, किडनी है और हार्ट है, इनको प्रभावित कर सकता है वायरस, और उससे संबंधित लक्षण जो है तीसरी लहर में हमें ज़्यादा दिखाई देने की संभावना हो सकती है। जी। बलरामपुर जिले के लगभग 17 गांवों में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक हफ्ते में ज्यादातर मामले जिले के गांव में देखने को मिल रहे हैं। गांव के स्थानीय लोग भी अब मान रहे हैं कि संक्रमण अब गांव की तरफ बढ़ने लगा है, जिसकी बड़ी वजह गांव के लोगों में जागरूकता की कमी और लापरवाही है। गांव में होने वाले शादी समारोह और बड़े आयोजनों में लोगों की उमड़ती भीड़ के चलते गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। तो वहीं बढ़ते आंकड़ों पर डॉक्टरों का कहना है कि गांव में कोरोना टेस्ट कराने को लेकर जागरूकता दिख रही है और ज्यादा ग्रामीण टेस्ट करा रहे हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें कि जिले के कुसमी विकासखंड के 17 गाँव में कोरोना की लहर कहर बरपा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निगरानी शुरू कर दी है। दक्षिण बस्तर में कोरोना महामारी नक्सलियों के लिए कहर बनकर टूटी है और एसपी ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में नक्सली कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं कुछ फूड पॉइजनिंग के शिकार भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की राशन सप्लाई चेन टूट जाने की वजह से नकुलनार से दूध पाउडर मंगाया था। एसपी ने आशंका जताई कि वो दूध पाउडर एक्सपायरी डेट का होने की वजह से फूड पॉइजनिंग के वो शिकार हो गए हैं। 25 लाख के इनामी नक्सली सुजाता भी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। एसपी के मुताबिक सुजाता की तबीयत बहुत खराब है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एसपी ने बीमार नक्सलियों से अपील की है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत पुलिस के सामने सरेंडर कर दें ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। बीते दिनों टेकलगुड़ा मुठभेड़ में शामिल नक्सलियों की भी हालत खराब है। बीमार नक्सलियों में अधिकांश तरभा डिवीजन के हैं, जबकि कुछ गंगालूर एरिया कमेटी के भी हैं। क्योंकि सप्लाई लाइन चोक हुआ है तो पुराने एक्सपायरी पदार्थ खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायतें भी नक्सलवाद में बड़े नक्सलियों को हो रही है। निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग और कोरोना तेजी से माओवादियों में फैल रहा है और इससे ग्रामीणों में भी खतरा इन्फेक्शन का बढ़ रहा है। मैं बड़े माओवादियों से ये आह्वान करूंगा कि वो अपना इलाज कराएं, लोन वर्राटू में आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ पुलिस उनके इलाज का पूरा जो है वो इंतजाम करेगी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद बस्तर में जिला प्रशासन और पुलिस कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी और जांच शुरू कर दी गई है। बस्तर जिले के से गुजरने वाले सभी यात्रियों को बस्तर जिले की सीमा पर दाखिल होते ही 7 दिन का क्वारंटाइन और टेस्ट कराना जरूरी कर दिया गया है। बस्तर कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम समय समय पर इस बात की भी निगरानी कर रही है कि कोई भी ग्रामीण बिना जांच के जिले के भीतर ना आ सके, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आंध्र और हैदराबाद तेलंगाना से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जंगल के रास्ते जिले में दाखिल होते हैं। ऐसे में इन सभी रास्तों पर निगरानी रखने के लिए गांव में विशेष कैंपन भी चलाया जा रहा है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के सभी अधिकारियों को आंध्र से आ रहे कोरोना वेरिएंट को लेकर अलर्ट रहने को कहा है और किसी भी हाल में इसका संक्रमण बस्तर में नहीं आने देने को लेकर निर्देशित किया है।
जो भी बाहर से आ रहे हैं उसके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे लगभग 452 हमने क्वारंटाइन सेंटर ग्रामीण एरिया में बनाए हैं। तो जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के कारण आ रहे हैं, उड़ीसा में से आ रहे हैं, उनके लिए पहले वो क्वारंटाइन में रहते हैं 7 दिन, फिर टेस्ट होने के बाद ही वो गाँव में जाते हैं, जिससे कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र 4 प्रदेश का सीमा लगते हैं। इन सभी चारों प्रदेश के इंटर स्टेट बॉर्डर्स में हमारा नाकाबंदी कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें जितना भी जो रोड हेड्स है, साथ साथ जो रेलवे स्टेशन में भी जो हम लोग का जो चेकिंग पॉइंट्स चल रहा है। प्रदेश भर में पिछले 23 दिन से चल रहे लॉकडाउन ने रायगढ़ जिले के स्टील और पावर उद्योग की कमर तोड़ दी है। जिला प्रशासन ने उद्योगों में ऑक्सीजन के कमर्शियल यूज पर पाबंदी लगा दी है। इधर उद्योगों में पहले ही मजदूरों का टोटा है। आलम यह है कि जिले के आधे से भी ज्यादा उद्योगों ने अपनी क्षमता 50% तक घटा दी है और जिले के अधिकांश छोटे उद्योग तालाबंदी की स्थिति में। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जिले की इंडस्ट्री को 200 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जिले में उद्योग 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा रहे थे, लेकिन अब बढ़ते संक्रमण की वजह से उद्योगों में मजदूरों का संकट मंडराने लगा है। वहीं राज्य शासन के आदेश के बाद उद्योगों को मिलने वाले ऑक्सीजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे ऑक्सीजन की कमी और मजदूरों के कम होने की वजह से उद्योग तालाबंदी की स्थिति में है। इंडस्ट्रियों में बहुत ही बुरी दौर से गुजर रही है। अभी पहले लॉकडाउन से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई इंडस्ट्री की, क्योंकि पहले लॉकडाउन में ऑक्सीजन की इतनी परेशानी नहीं आई थी और आज भी ऑक्सीजन की परेशानी को देखते हुए हम इंडस्ट्री वालों ने भी ये निर्णय लिया है कि पहली प्राथमिकता जीवन बचाने का है और पहली प्राथमिकता मेडिकल ऑक्सीजन का यूज का ही देना है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़ी भ्रामक जानकारी अपलोड करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी आशीष ठेठवार ने अलग अलग नाम से 18 फेक आईडी बना रखी थी और कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर लगातार भ्रामक और विवादास्पद पोस्ट डाल रहा था। आरोपी युवक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है। आशीष ने फेसबुक पर महिलाओं के नाम से भी फर्जी आईडी बनाई थी। पुलिस को इसकी शिकायत मिलने पर साइबर सेल ने युवक के अकाउंट को ट्रेस किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के समेत कई मामले में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। राजधानी रायपुर में बिहार की बिजली कंपनी और रोड डेवलपर्स कॉरपोरेशन के फर्जी चेक के जरिए टाटीबंध स्थित कैनरा बैंक से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बैंक में दोनों कंपनी के जो चेक जमा किए गए हैं उन नंबरों के चेक दोनों सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रखे हैं और यहां ठगों ने उन्हीं चेक से पैसे निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि ठग ने क्लोन चेक के माध्यम से इस ठगी को अंजाम दिया है। बैंक प्रबंधन की ओर से एजीएम के भानुमूर्ति ने आवानाका पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद अब केनरा बैंक प्रबंधन के कुछ जिम्मेदार भी जांच के घेरे में। आखिर इतनी बड़ी रकम बिना कंपनी के अफसरों को सूचना दिए कैसे पेमेंट कर दी गई? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रबंधन से बैंक से पैसे निकालने आए व्यक्ति के सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी सुहास हरिश्चंद्र काले के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज तैयार करने सहित साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने और महामारी की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। कोरबा के दूरस्थ वनांचल ग्राम अमलडीहा में सर्वे कर रही कॉन्टैक्ट सर्विलांस टीम को एक ग्रामीण ने फरसा लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। टीम के सदस्य सहायक शिक्षक गिरीश निषाद ने श्यांग थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने
अमलडीहा पहुंचकर समार साय को हिरासत में लिया और घर से फरसा भी जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी के इलाज की व्यवस्था के साथ परिवार के अन्य लोगों की भी टेस्ट कराई जा रही है। सबसे पहले उसका पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट कराया गया था, जिसमें उसका पॉजिटिव आया, जिसके बाद उसके द्वारा जो टीम है उसको मारने के नियत से दौड़ा करके जो हथियार है, धारदार हथियार है, उसको दौड़ाया गया है, जिसकी सूचना शाम में मिलने पर तत्काल प्रकरण में आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आरोपी के खिलाफ 186, 353, 294, 506 के तहत प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया जाकर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद जिले के बागबहरा में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस बीच कुछ लोग मरीजों की सेवा के लिए फरिश्ता बनकर सामने आ रहे हैं। दर्जनों गांव से आए सैकड़ों कोरोना मरीजों का इलाज बागबहरा के शासकीय कोविड सेंटर में जारी है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में मरीज होम आइसोलेशन में है। इन सभी मरीजों तक स्थानीय विधायक के नेतृत्व में खाना पहुंचाया जा रहा है। इसमें सिख समाज, राइस मिलर और समाज से भी अपना योगदान देने, सहयोग दे रहे हैं। खास बात यह है कि इन मरीजों के खाने में पौष्टिकता और स्वाद का विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। इधर सिख समाज का कहना है कि ये सेवा कोरोना के समाप्ति तक जारी रहेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं इसी महीने से शुरू होने वाली है। फिलहाल सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख जारी की गई है। संक्रमण के इस दौर में जो छात्र पॉजिटिव हैं और परीक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है, उन छात्रों को इस बार छूट दी जाएगी। छात्रों को व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को ये जानकारी देनी होगी कि वो संक्रमित हैं और परीक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है। होम आइसोलेशन में रह रहे छात्रों को परीक्षा का अवसर दिया जाएगा और इन छात्रों के लिए बाद में अलग से परीक्षा कराई जाएगी। कई छात्र संक्रमण कोरोना की चपेट में हैं और जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। कोई परीक्षार्थी को कोविड-19 हो गया है और यदि घर में है, आइसोलेशन में है, तो वहाँ से भी परीक्षा दे सकता है और परीक्षा के 5 दिन बाद तक अपने आंसर कॉपी प्रेषित कर सकता है। और यदि कोई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो भविष्य में उस पर विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। जो परीक्षार्थियों के हित में होगा, हम वो काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।